Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Unknown Medical Sector. I hope you all are doing well. So today I will discuss the topic about heliotherapy. इससे पहले जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था वो था क्रायोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी 2 का चैप्टर. सो इंशाल्लाह आज हम हीलियोथेरेपी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे. आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है ताकि आपके सब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके. तो बात करते हैं हीलियोथेरेपी के बारे में. हीलियो का मतलब होता है सन और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट. जो हम सन के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम हीलियोथेरेपी कहते हैं. हम नेचुरल सनलाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं डिफरेंट स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, उसे हम हीलियोथेरेपी कहते हैं. ये हमारे पास फोटोथेरेपी की फॉर्म है जिसे हम सोलर थेरेपी और क्लाइमेट थेरेपी भी कहते हैं. अगर हम आर्टिफिशली पेशेंट को सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मेडिकल पर्पसेस उसे हम कहते हैं एक्टिनोथेरेपी. सो आपने हमेशा अब डिफरेंस याद रखना है हीलियोथेरेपी का और एक्टिनोथेरेपी का. इसमें क्या डिफरेंस है? हीलियोथेरेपी में हम नेचुरल सनलाइट से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नेचुरल सनलाइट को पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए. जबकि एक्टिनोथेरेपी के अंदर हम पेशेंट को आर्टिफिशियल सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मेडिकल पर्पसेस. इसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या होती है वो देख लेते हैं. मेलानिन प्रोडक्शन. हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन जो है एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को डार्कनेस प्रोवाइड करता है. सो जो हमारे पास हीलियोथेरेपी है वो मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ. जब भी आप धूप में बैठती हैं आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि हमारी बॉडी को एक सूथिंग इफेक्ट जो है ना फील होता है. हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है. बेसिकली ये हमारे पास विटामिन डी की प्रोडक्शन करता है और विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और अगर आप विटामिन डी नहीं लेते तो आपको कैल्शियम लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी करवाता है. सो हम नेचुरली तरीके से भी विटामिन डी को ले सकते हैं. नेक्स्ट ये इम्प्रूव करता है हमारी कंडीशन ऑफ ग्लैंड एंड सिक्रीशंस को, हमारे नर्व्स को सूथिंग इफेक्ट देता है, बूस्ट करता है मूड को और इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोफिन्स एंड सेरोटोनिन. फोटो मेडिसिन जो है ना बेसिकली ये हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लाइट को विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड डिजीज. हमने एप्लीकेशन किस तरह करनी है लाइट की हेल्थ और डिजीज को ट्रीट करने के लिए और कब कब यूज करनी है. जो ब्राइट लाइट होती है जब वो रेटिना ऑफ आई के साथ जाके स्ट्राइक करती है तो वो किस चीज़ को ट्रीट करती है? हमारे सिरकाडियन रिदम को, हमारी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व आउट करती है. इसके अलावा हमारे मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी सॉल्व करती है. सो हमारे पास इन शॉर्ट हीलियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है. नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ फोटो मेडिसिन. फोटो मेडिसिन को क्या क्या यूजेस है, किन कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्किन कंडीशंस में कर सकते हैं. सोराइसिस में, सोराइसिस एक स्किन कंडीशन प्रॉब्लम होती है जिसमें वाइट पैचेस बन जाते हैं. वेटिलिगो में करते हैं, एक्नी में, एक्टोपिक डर्माइटिस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हमारे पास नॉन सीजनल डिप्रेशन है उसमें किया जाता है. स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सर्काडियन रिदम जिसे हम कह रहे हैं, नियोनेटल अगर जॉन्डस हो गया उसमें भी फोटो मेडिसिन दी जाती है. विटामिन डी की सिंथेसिस को प्रमोट करने के लिए दी जाती है. इसके अलावा प्रो विटामिन डी 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसफॉर्म into pre-vitamin into in outer skin. यूजेस इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर हमारे पास हीलियोथेरेपी के क्या यूजेस है? ये हमारे मसल्स हेल्थ के लिए हम यूज करते हैं, नियोनेटल जॉन्डस में यूज करते हैं जिसे हम हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी कहते हैं. ये हम बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को इंटेंसिव केयर यूनिट में देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जॉन्डस. फोटो डायनेमिक थेरेपी ये भी एक
हमारे पास लाइट थेरेपी की ही टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास ड्रग होता है जिसे हम फोटो सेंसिटाइजर होता है या फोटो सेंसिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट होती है, उसको यूज करते हुए हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। और ये फोटोडायनेमिक थेरेपी किन किन कंडीशंस में यूज की जाती है, स्किन कैंसर में यूज की जाती है, पेनक्रियाज एंड सुपरफिशियल कैंसर्स में भी फोटोडायनेमिक थेरेपी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमें हमारे पास देखा जाए वाई सनलाइट इज इम्पोर्टेंट। सनलाइट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस करवाती है, इंडिपेंडेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी जो बॉडी है उस पर डिपेंड कर रही है, सन पर डिपेंड कर रही है। किस तरह से डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। हमारी बॉडी को कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत है, वो हमें सन से मिल रहा है। जो हम खाते पीते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, उस अमल के लिए सन की जरूरत होती है। सो हम लोगों के लिए सन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी लाइफ को सिक्योर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सन बाथ। अब हम लोग नेचुरली तरीके से भी सन बाथ ले सकते हैं। कौन सा टाइम है जिस टाइम हमें सन बाथ लेना चाहिए, और सन की जो रोशनी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ऑल एज के लोग ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, जो 7 to 9 AM होता है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है फॉर सन बाथ। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जिनमें वीकनेस वगैरह होती है, और आपने सुना भी होगा डॉक्टर कहते हैं कि इनको सूरज की रोशनी में लिटाएं, ठीक है। वो जो हमने रोशनी होती है सूरज की, जो 7 से 9 के दरमियान जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, उसके अंदर हमें सन बाथ लेना चाहिए। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट के लिए भी सनलाइट ले लेते हैं तो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए ये ओके है, हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट वन इज स्वाना बाथ। स्वाना बाथ बेसिकली क्या है, इसका यूज जो है ना स्टार्ट हुआ था फाइनलैंड से, और फर्स्ट यूज केम इनटू पिक्चर। और पिक्चर में कब आया था इसका यूज, 1936 में, इन बर्लिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओलंपिक गेम्स। Many players saw Scandinavians Many players saw Scandinavians using this bath. Its use at a very large scale came into picture in 1972 during the Olympic Games. स्वानाबाद अब बेसिकली है क्या? स्वानाबाद इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन वुडन चैम्बर। वुडन चैम्बर के अंदर जो है ना हम स्वानाबाद एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक हॉट ओवन होता है इनसाइड द स्वाना चैम्बर, चैम्बर के अंदर, और स्टोन जो है वो ओवन के ऊपर प्लेस किए जाते हैं और अलाउ किया जाता है कि वो हीट को प्रोड्यूस करे। वाटर उस पर पोर पोर किया जाता है, और जो कि स्टीम को प्रोड्यूस करता है इन शॉर्ट बर्स्ट के अंदर। वुडन चैम्बर इज यूज फॉर द स्वाना बाथ बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ह्यूमिडिटी। अब हम लोग वुडन चैम्बर क्यों यूज कर रहे हैं फॉर स्वाना बाथ, बिकॉज ये हमारी जो ह्यूमिडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द इनसाइड एयर। अब आपको पता है ये वुडन चैम्बर है, उसके अंदर एक हॉट ओवन है, ऊपर स्टोन्स है, वाटर पोर किया जा रहा है, और स्मॉल बर्स्ट के अंदर जो है स्टीम प्रोड्यूस होती है। अब ये चैम्बर के अंदर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, और आपको पता है कि स्टीम के अंदर ह्यूमिडिटी होगी, वाटर होगा। सो जो ह्यूमिडिटी को वुडन चैम्बर जो होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और रिस्टोर ड्राइनेस इन द चैम्बर, और रिस्टोर करेगा ड्राइनेस इन द चैम्बर। और जो टेम्परेचर होता है ना वुडन चैम्बर के अंदर, वो होता है हमारे पास 60 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो है 5 to 10% होती है। अब हम इसको किस तरह से मॉनिटर करते हैं, हमने इसको रेगुलेट भी रखना है। थर्मामीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को देखते रहते हैं, और हाइग्रोमीटर के थ्रू हम लोग देखते रहते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को। स्वाना बाथ इज अ ड्राई हॉट एयर बाथ। अगर कोई आपसे पूछे तो स्वाना है क्या, तो ये ड्राई हॉट एयर बाथ है।
होपफुली आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक वुडन बॉक्स होता है, ओवन होता है, उसके ऊपर जो है हमारे पास स्टोन्स होते हैं और उसके ऊपर हम वाटर को पोर करते हैं, वो स्टीम प्रोड्यूस करता है। और वुडन चैम्बर इसलिए होता है कि वो हमारे पास जो वो जो हमारे पास ह्यूमिडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राइनेस को स्टोर करता है। और थर्मामीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो 60 टू 90 डिग्री होता है। और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर 5 to 10% होता है। जो हमारे पास ये स्वाना बाथ है, इसके अंदर टू फेसेस होते हैं, स्वेटिंग फेस होता है और कूलिंग फेस होता है। आपको पता है जब हमारी बॉडी पर स्वेटिंग होती है उसके बाद एक कूलिंग इफेक्ट भी आता है। और ये ट्रीटमेंट जो है ना 30 to 40 मिनट का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। स्वाना बाथ ये हमारी सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। जब हम लोग स्वाना बाथ देते हैं तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं बॉडी से, बॉडी रिलैक्स होती है एंड गिव्स अ सेंस ऑफ जनरल वेल बीइंग। इनहैंस इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट अप होता है। पेशेंट की जो है कॉम्प्लेक्शन जो है वो हेल्दी नजर आती है। पेन आल्सो रिलीव, नाउ डेज इट इज यूज फॉर वेट रिडक्शन। पेन भी रिलीफ हो रही है। आपको पता है कि हम लोग हॉट पैक भी यूज करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, और वो हमारी सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इंडिकेशंस: ओस्टियोमलेशिया में, रिकेट्स में, ओबेसिटी में, बैक पेन में, हेमिप्लेजिया में, फेटल ब्रेस्ट कैंसर में। ओस्टियोमलेशिया क्या है कि बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है एडल्ट्स के अंदर, इसमें एडल्ट्स के अंदर बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये रिकेट्स कौन सा? चिल्ड्रन के अंदर कॉमन होता है। नेक्स्ट, बैक पेन को रिलीव करें। हेमिप्लेजिया क्या कि हाफ साइड की जो है ना बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और वो किस में होती है? स्ट्रोक के केस के अंदर होती है। इसके अलावा ये इंसोम्निया के कंडीशंस में हम यूज करते हैं। इंसोम्निया क्या है कि रात को अगर पेशेंट सो जाए तो एकदम से आंख खुल जाती है और सोने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, या तो पेशेंट को नींद ही नहीं आती है, काफ़ी काफ़ी देर तक पेशेंट बेड पे लेटा रहता है, नींद नहीं आती, उसे हम इंसोम्निया कहते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस में हम लोग अस्थमा में, एम्फीसीमा में हम स्वानाबाद दे सकते हैं, हेलियोथेरेपी दे सकते हैं। रिमोटाइड अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्केबीज में, टीबी में, ओस्टियोआर्थराइटिस में, नी का बहुत ज़्यादा कॉमन है। कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं स्वानाबाद के। इंक्रीज होती है जनरल सर्कुलेशन, रिलैक्सेशन बॉडी को फील होती है, जनरल सेंस ऑफ वेल बीइंग, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम लोग स्वानाबाद को नहीं दे सकते? फीवर में नहीं दे सकते, एंजाइना पेक्टोरस में, चेस्ट पेन है पेशेंट को, कार्डियक रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पॉइजनिंग हुई हुई है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, उनको नहीं देते। हाई बीपी के पेशेंट को, हाइपर विटामिन डी है, मीजल्स है, एक्नी वल्गेरस है, लुकीमिया है, एडीमा है, चिकन पॉक्स है, या कंजक्टिवाइटिस है। इन सब कंडीशंस के अंदर स्वानाबाद जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपने कभी भी नहीं देना। नेक्स्ट इज डेंजर्स। कौन कौन से हो सकते हैं? सन बर्न हो सकता है स्किन के ऊपर, रिस्क ऑफ फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन, प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, रिंकलिंग हो सकती है, और स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो हमने इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए देखना है कि कौन से पेशेंट को हीलियोथेरेपी की ज़रूरत है और कौन से पेशेंट को हीलियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा आज का लेक्चर related to heliotherapy. I hope you will guys like this video. If you guys like this video, so don't forget to subscribe my YouTube channel and also share with your friends. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।